हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 22वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर उसने उनके पैर छुए और मिहिर के साथ वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ तनिषा कॉलेज में थी। वेद ने उसे देखा और बोला, वैसे तुमने नई न्यूज़ सुनी? कौन सी न्यूज़? तनिष्का ने उसे देखते हुए कहा। तभी नेहा ने बोला, अरे वो लड़का आया था ना उस दिन पार्टी में, स्वयं वैस। सुनने में आ रहा है कि वो हमारा कॉलेज का नया ट्रस्ट बन गया है। ये सुनकर तो तनिष्ठा हैरान रह गई। क्या वह आदमी सच में पागल हो चुका था? एक उसके पीछे वो कॉलेज का ट्रस्टी तक बन चुका था। अब उसे कुछ और घबराहट होने लगी। एक तो अध्याय से बात नहीं कर पाई थी वो, और अब उस पर स्वयं का नया कारनामा। इशिका ने उसे देखा और बोली, अजीब आदमी है यार, क्या ही ज़रूरत है ये सब करने की? वैसे भी उसकी उम्र 26-27 साल होगी। हम सब से तो बड़ा ही है। हाँ, अगर कुछ करना ही था तो प्रोफेसर बनकर ही आ जाता। जैसे अध्याय जीजू आए थे, कम से कम लड़कियों का दिल तो बहल जाता। तनिष्का हैरानी से इशिका को देखने लगी। तभी नेहा बोली, यह तुम मेरी तरह बातें कब से करने लगी? यह सब तो मैं सोचती हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में भी उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगे हैं? मेरी इशू। यह बोल उसने इशिका के कंधे पर अपना कंधा टकराया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वेद ने उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों सच में पागल हो। नेहा ने झट से कहा, तुम्हें भी कर दूंगी, चिंता मत करो। तभी रेवांश ने उन्हें ज्वाइन करते हुए कहा, हे गाइस, वैसे नई न्यूज़ यह भी है कि स्वयं वैस को कॉलेज में देखा गया है। यह सुनकर तो निष्ठा और परेशान हो गई और उसकी धड़कन अचानक से ही बढ़ गई। उसे उस आदमी से सच में डर लगता था। हालांकि स्वयं ने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन वह काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का इंसान था और हर बात में बस खुद की बात को वो तवज्जो देना उसे काफ़ी पसंद था। और उसकी जिद वह तो एक नंबर की होती थी। तनिष्का को अब सच में डर लग रहा था। स्वयं को वह सबसे ज़्यादा जानती थी और उसके अब तक के बिहेवियर को देखते हुए उसका डरना लाजमी था। इधर मिहिर और आहिरा ऑफिस पहुंचे और दोनों अपने अपने काम में लग गए। ऑफिस में आने के बाद उन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो जाती थी, जैसे कि पहले ही तय हो चुका था। और आहिरा ने भी कहा था कि जब ऑफिस में मिहिर की चलती है तो घर पर उसकी ही हुकूमत चलनी है चाहिए, और वह इस बात का पूरा फ़ायदा भी उठा रही थी। बेचारा मिहिर ऑफिस में वैसे ही शांत रहता था और ऊपर से घर जाने पर हर रोज़ नया कांड होता था। लेकिन उसे अब लग रहा था कि उसकी लाइफ में शायद यह कमी थी जो आहिरा के आने से पूरी हुई थी। हमेशा से शांत रहने वाला मिहिर बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी बनता जा रहा था, जो उसे खुद भी ठीक तरह से रियलाइज़ नहीं हो रहा था। जैसे ही आहिरा अपने डेस्क पर जाकर बैठी, खुशी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और यह सब कब से चल रहा है, बताओ तो सही। आहिरा ने उसे देखा, फिर नज़र इधर उधर करते हुए बोली, सॉरी सॉरी, लेकिन क्या ही बताती। यू नो ना, वन साइडेड लव पूरा हो ऐसा बहुत कम होता है। वही मिहिर का फ़ोन देने उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन जब उसने आहिरा की कही बात सुनी तो वो रुक गया। उसे जानना था आगे वह क्या कहती है। खुशी नेहा उसे देखी और बोली, यू मीन तुम शुरू से ही उसे पसंद करती थी? आहिरा ने मुस्कुराकर कहा, जब पहली बार देखा था ना तब से ही, और मैं उन्हें देखते हुए पूरी ज़िंदगी निकाल सकती हूँ। इसके लिए मैं उनसे डांट भी काफ़ी सुन सकती हूँ। इस फैक्ट मुझे डांटते आए हैं अब तक। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना तो बाकी सब कुछ ब्लर हो जाता है, सिर्फ मुझे वो ही दिखाई देते हैं, बाकी कुछ नहीं। खुशी ने चहक कर कहा, वाह यार, यह तो बड़ा रोमांटिक साउंड कर रहा है। यू आर लकी कि तुम्हें तुम्हारा वन साइडेड लव भी कंप्लीट वे में मिल गया। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वह तो मैं हूँ। सोचा नहीं था कि ये कभी होगा, पर यह जब हुआ ना तो किसी सपने से कम नहीं, जो अचानक से सच हो गया। उसकी बातें न जाने क्यों मिहिर की धड़कनों को एकदम से बढ़ा गई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों वो उसे हर वक्त घूरती रहती थी। जो मिहिर को लगता था कि वह उसे घूर रही है, जबकि असल में तो वो उसे निहार रही होती थी।
मिहिर ने अपने दिल पर हाथ रखा और अपने धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते बोला, ये लड़की ना मुझे पागल करके मानेगी। उसने 3-4 बार गहरी गहरी सांसें ली और अपने कदम आहिरा की तरफ बढ़ा दिए। उसने उसे पुकारते हुए कहा, आहिरा, आहिरा। और खुशी ने उसकी तरफ देखा तो आहिरा झट से खड़ी हो गई। मिहिर ने उसका फ़ोन आगे करते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन। आहिरा ने चुपचाप से फ़ोन ले लिया और मिहिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो वापस अपने डेस्क पर बैठी तो खुशी से बोली, तुमने उन्हें बताया तुम उसे पसंद करती हो? अब तक तो नहीं बताया। आहिरा ने कहा, अरे पागल, तो किसका इंतज़ार कर रही हो? कोई मुहूर्त निकलवाए या कोई मरिश्का जैसी उन्हें उड़ा ले जाए? इस बात पर खुशी ने उसे डपटते हुए कहा। आहिरा हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, वहाँ क्यों ले जाएगी भला? वो मेरे पति है। अब इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 तो क्या 70 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाली उन्हें। खुशी उसकी इनसिक्योरिटी देखकर हंस पड़ी और बोली, अरे बुद्धू, बताओ तो अपने दिल की बात उन्हें, तभी तो उन्हें पता चलेगा। अब सामने वाला इंसान अंतर्यामी तो नहीं हो सकता। वैसे भी तुम जो बात बता रही हो उस हिसाब से तो तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई है, तो अपने लिए फीलिंग जगाओ और उनके मन में। मुझे पता है यह ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि मिहिर तुमसे अटैच तो पहले से है, तभी तो उस श्वेता के उल्टे सीधे बयानों पर भी उन्होंने उसे झाड़ दिया, वरना तो वो कितने शांत स्वभाव के हैं, यह सब हम सबको पता है। खुशी ने अपनी बात रखी। आहिरा भी उसकी बात सुनकर सोचने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, क्या सोच रही है आहिरा? अभी अभी तो शादी हुई है। बिल्कुल नहीं, मैं मिहिर को कुछ नहीं बताने वाली। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे भी हमारी शादी नॉर्मल तरीके से थोड़ी हुई थी। शादी के टाइम भी तो वो कितना गुस्सा थे। बिल्कुल नहीं। उसने तुरंत अपने दिमाग में आए इस ख्याल को झटक दिया। वहीं मिहिर अपने कैबिन में बैठा आहिरा की बातों के बारे में सोच रहा था। अब उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था, लेकिन क्या, यह तो सिर्फ वही जानता था। इधर तनिष्ठा बचते बचाते कॉलेज का पूरा दिन करके घर लौट आई थी। वह जी तोड़कर कोशिश कर रही थी कि वो स्वयं से ना टकराए। घर आकर उसने काउच पर अपना बैग फेंका और बेड पर पसरते हुए मन ही मन बोली, कहाँ फंसा दिया भगवान जी, ये सनकी आदमी क्यों पीछे पीछे चला आया यहाँ। उसने गहरी सांस ली और फिर बैठकर मुंह बनाकर बोली, मेरी ज़िंदगी में इतनी ट्रेजेडी क्यों है? एक सिंपल स्वीट प्यारी सी लाइफ तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ ना भगवान। नहीं, लेकिन भगवान को तो सब कुछ मेरे साथ ही करना होता है। एक चीज़ पूरी ज़िंदगी में अच्छी हुई थी, वो है मेरी शादी। वो भी भगवान से हजम नहीं हो रही। वह मुँह बनाए अपनी शिकायत भगवान से कर रही थी कि तभी उसने फ़ोन उठाया और फिर अध्याय को फ़ोन लगा दिया। ये तो अध्याय के मीटिंग के जाने का टाइम हो रहा था, लेकिन उसने जब तनिष्का का फ़ोन देखा तो तुरंत कॉल पिक करके बोला, कहो, आ गई कॉलेज से? तनिष्का ने थकी हुई सी आवाज़ में कहा, हाँ आ गई। अध्याय ने जब उसकी ऐसी आवाज़ सुनी तो बोला, तुम ठीक तो हो ना? इतना लो साउंड क्यों कर रही हो? तनिष्का ने मुंह बनाते हुए कहा, भगवान ने सारी स्ट्रेटेजी मेरी लाइफ में ही लिख रखी है। एक चीज़ अच्छी हुई थी, वह शादी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वह भी भगवान से बर्दाश्त नहीं हो रही। वह उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसका इशारा शायद प्रकृति की तरफ था। अध्याय के माथे पर कुछ बल पड़े और बोला, कुछ हुआ है क्या? तनिष्ठा अचानक से होश में आई और फिर बोली, कुछ नहीं हुआ, बस आपकी याद आ रही थी, जल्दी आइएगा। उसने पूरी तरह से बात बदल दी, जो अध्याय ने बखूबी महसूस किया। अध्याय ने बड़े आराम से कहा, लौट आऊँगा तो सारी बातें क्लियर करेंगे, चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर तनिष्का ने एक गहरी राहत भरी सांस ली। वह भी तो यही चाहती थी कि बैठकर सब कुछ सुलझा लिया जाए, क्योंकि इन दिनों जो यह रिश्ता उलझता जा रहा था वह उन दोनों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं था, और दोनों ही इस रिश्ते को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तनिष्का ने उसकी बात सुनकर हामी भरी और फिर बोली, जल्दी से आइएगा, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। अध्याय ने मुस्कुराकर कहा, फिर बाद में बात करने का बोलकर फ़ोन रख दिया।
तनिष्का ने मुस्कुराकर फ़ोन को अपने सीने से लगाकर खुद से कहा, अब सब ठीक होगा। इधर प्रकृति ने जैसे तैसे पता किया कि अध्याय कहाँ है। उसने खुद से कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया तो क्या मैं पता नहीं कर सकती कि अध्याय कहाँ गया है? बिल्कुल नहीं, मैं उसकी परछाई की तरह उसके पीछे रहूँगी। तनिष्का, तुम पछताओगी मेरे और अध्याय के बीच में आने के लिए। वो सिर्फ मेरा है, वो मेरे बचपन का प्यार है और सिर्फ मेरा ही नहीं, उसने भी तो मुझसे प्यार किया है। हम दोनों ने एक दूसरे से बचपन से प्यार किया है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहते हुए उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने अपना लगेज पैक किया और घर से निकल गए। उसने अश्विन जी को बताना तक जरूरी नहीं समझा कि वो कहाँ जा रही है। अश्विन जी ने उसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो यह कहकर निकल गई कि उसे कोई काम है। वह काम क्या था यह तो सिर्फ प्रकृति ही जानती थी। जहाँ अध्याय और तनिष्का अपने अपने रिश्ते को संभालने और समेटने में लगे थे, वहीं प्रकृति से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैसे भी अध्याय अपनी मीटिंग्स में बिजी था। उसने तनिष्का और अपने घर परिवार के लोगों के अलावा किसी तीसरे का फ़ोन उठाया ही नहीं। प्रकृति की न जाने कितने ही कॉल्स को इग्नोर कर चुका था वो, और इस बात से वह झल्ला भी चुकी थी। इधर राम ने जैसे तैसे पता किया कि बीते दिनों क्या हुआ था, और जब उसे अध्याय की हरकतों का पता चला तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से अपना फ़ोन बेड पर पटकते हुए कहा, यह आदमी सच में पागल हो चुका है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। समझता क्या है खुद को? सब कुछ इसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। इस वक्त उसे अध्याय पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अगर अध्याय उसके सामने होता तो पक्का वह उससे लड़ाई करता, लेकिन अध्याय अभी था नहीं, इसलिए बेवजह गुस्सा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। उसने सोचा कि जब वह घर लौट आएगा तो पक्का उससे बात करेगा, और इस बार तो उसे सब कुछ जानना ही था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। इस बार राम सिर्फ अध्याय के दोस्त होने की हैसियत से नहीं सोच रहा था। इस बार उसने तनिष्का के भी ज़रूरी थी। तनिष्का उसे राम भैया कहकर पुकारती थी, और राम के लिए वो भैया सुनना ही बेहद कीमती था, और वह इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं खोने देना चाहता था, जो उसका तनिष्का के साथ जो रिश्ता बन चुका था। इधर बानी मीटिंग के बाद शाम तक घर लौटी। वो काफ़ी थकी हुई थी। सार्थक ने उसे देखा तो उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, कैसा रहा सब? हाँ, लगभग ठीक ही था, बानी ने उसे बताया। सार्थक उसके पास आकर बैठते हुए उसके पैरों के हिस्स निकाल कर बोला, थक गई? बानी ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और धीरे से बोली, बहुत ज़्यादा। सार्थक ने मुस्कुराकर उसके सिर को सहलाकर कहा, फ्रेश हो जाओ, अच्छा फील करोगी। डिनर के बाद सो जाना आराम से। बानी ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दी कि तभी आयत आते हुए बोली, आंटी आप आयत के लिए क्या लेकर आई? बानी ने उसे देखा और अचानक उसे याद आया कि आयत ने उसे कहा था कि आते हुए वो उसके लिए कुछ लेकर आए। बानी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, सॉरी बेबी, मैं भूल गई। इतना सुनना ही था कि आयत का मुंह लटक गया। बानी को भी अब बुरा लगा। उसकी वजह से वो मासूम सी बच्ची उदास हो गई थी, लेकिन वह सच में भूल गई थी। सार्थक ने उसको देखा और उसे उठाकर अपनी गोद में बैठकर बोला, कोई बात नहीं बेबी, आंटी थकी हुई है ना, कल अंकल आपको डबल चॉकलेट लाकर दे देंगे। आयत ने आंखें टिमटिमाकर उसे देखा और जल्दी से बोली, सच्ची? सार्थक ने उसके एक गाल को खींचकर दूसरे गाल को चूमा और बोला, मुच्ची। आयत ने खुश होकर उसके गाल को चूमा और फिर उसकी गोद से उतरकर बोली, ओके, तो आयत आंटी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। आयत गुड गर्ल है ना? बानी मुस्कुरा दी और आयत जल्दी से वहाँ से चली गई। सार्थक ने उसको देखा और अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, चलो तुम भी चलकर फ्रेश हो जाओ, फिर थोड़ा आराम कर लेना। बानी ने हड़बड़ाकर कहा, ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। सार्थक, उतारिए मुझे। लेकिन सार्थक पर उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने फिर से सार्थक को कहा, उतार दो।
कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सार्थक ने आगे बढ़ते हुए बड़े आराम से कहा, देखता है तो देखने दो। आफ्टर ऑल अपनी वाइफ को उठाया, किसी और को थोड़ी ना उठाया है। सार्थक ने भी बड़े आराम से कहा। बानी उसे देख हैरानी से देखने लगी। यह आदमी कुछ ज़्यादा ही बेशर्म था। यूँ तो सार्थक से ज़्यादा इंट्रोवर्ट कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करने वाला इंसान था। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ यह थी कि बानी के लिए वो अपना प्यार साबित करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। सार्थक ने उसे आराम से लाकर बेड पर बिठाया और बोला, आराम से थोड़ी देर बैठो, उसके बाद चेंज करो और थोड़ा आराम कर लो, फिर साथ में डिनर करेंगे। यह बोल उसने बानी के माथे को चूम लिया। बानी उसे देखने लगी तो वो मुस्कुरा कर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? बानी ने धीरे से कहा, तुम सच में बहुत अलग हो सार्थक। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रही हूँ। यह सब तुम्हारे छोटे से दिमाग का फितूर है, बाहर निकालो इसे। वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हर चीज़ से बढ़कर हो तुम। सार्थक ने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, इसलिए अपनी इच्छाएं छोड़ देते हो ना? बानी ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। सार्थक बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। अचानक से उसने ऐसा क्यों कहा? लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचकर बोला, मेरी बात को अब तक दिल से लगाए बैठी हो? बानी ने धीरे से ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, आपके बेटे की सिफारिश है। सार्थक ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं, ज़्यादा लोड मत लो। यह बोल उसने उसके गाल को थपथपाया और उठते हुए बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक चाय लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। यह बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। बानी कुछ पल उसे जाते देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर उठकर वॉशरूम में चली गई। वो जब फ्रेश होकर आई तो तनिष्ठा और अथर्व उसके कमरे में थे, और जब दोनों यहाँ थे तो आयत वहीं होनी थी तनिष्का के साथ। उन दोनों को वहाँ देखकर बानी ने कहा, ये आज तुम लोगों की मंडली यहाँ क्या कर रही है, क्या चाहिए? तीनों ने एक साथ कहा, छोटा बेबी। बानी हैरानी से उन तीनों को देखने लगी कि तभी अथर्व ने एक छोटी सी गुड़िया बानी के आगे करते हुए कहा, ये देखो मम्मा, ये छोटी बेबी है। आयु इसे छोटी बेबी बोलती है ना? बानी ने उस गुड़िया को देखा तो वह काफ़ी सुंदर और प्यारी गुड़िया थी। बानी ने अपने ख्यालों को एक तरफ करते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों लेकर आए हो इसे? जाओ जाकर बाहर खेलो। अध्याय ने कहा, छोटी बेबी का एक छूज गुम गया है, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। क्या अब छोटी बेबी का भी राजकुमार आएगा? एक छूज को लेकर सब उसे देखने लगे। फिर सबने बानी की तरफ देखा। बानी हल्के से हंसी और बोली, बेबी वह सिर्फ कहानी है, हकीकत नहीं। अध्याय का मुंह बन गया। बानी ने अथर्व को देखा और बोली, बाहर जाकर खेलो बेटा, वैसे भी अभी डिनर का टाइम होने वाला है। अथर्व ने आयु का हाथ पकड़ा और बोला, चलो चलते हैं। और दोनों कमरे से चुपचाप बाहर निकल गए। बानी ने तनिष्का को देखा कि तभी तनिष्का बोली, राजकुमार कहानियों में होते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है बुआ। बुआ हो सकता है हकीकत में भी। बानी ने उसे देखा तो वह बोली, जैसे सार्थक फूफा जी। देखा नहीं अभी आपने, 0% मेल ईगो है उनमें, वरना कौन सा आदमी झुककर आपके सैंडल निकालेगा? कौन आपको बाहों में उठाकर ऊपर तक ले आएगा? अब बताओ बताओ। तनिष्का ने अपनी भौहें नचाई। बानी ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और बोली, हद में रहो छोटी लड़की, वरना मेरी बारी आने पर मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। तनिष्का ने मुंह बना लिया। बानी ने हंसकर उसके सर को सहलाया और बोली, चलो जाओ, डिनर पर मिलते हैं। उसकी हरकत पर तनिष्का ने और बुरा सा मुंह बनाया और बोली, सबके सब मुझे बच्चा समझते हैं, कोई बड़ा ही नहीं होने देता मुझे। यह बोलकर उसने मुंह बिचका दिया। बानी उसकी हरकत पर हंस पड़ी। तनिष्का भी कमरे से निकल गई। बानी ने गहरी सांस भरी और खुद से ही बोली, एक पल को तो मुझे लगा ये छोटी बेबी की डिमांड करने वाले हैं। तभी सार्थक कमरे में आते ही बोला, उसकी डिमांड सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। बानी ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा तो उसने उसे चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। इट्स ओके यार, अब अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, चाय पियो और थोड़ा आराम करो, ओके? बानी बस उसे देखती रह गई। सार्थक आराम से अपने कामों में लग गया। वैसे भी बच्चों के सेमेस्टर सर पर थे और उसे काफ़ी काम था।
डिनर के टाइम सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे कि तभी तनिष्का का फ़ोन बजा। उसने देखा यह अध्याय का कॉल था। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, मेरा हो गया, और फ़ोन लेकर कमरे में भाग गई। शर्वी जी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो, खाना पूरा करके जाओ। तनिष्का तनिष्का लेकिन वह सबको नज़रअंदाज करके कमरे में चली गई। गर्व ने आराम से अपना खाना खाते हुए कहा, होता है, नए नए प्यार में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। बानी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, चुपचाप से खाना खा, ज़्यादा जुबान मत चला। गर्व का तो मुंह बन गया। शर्वी जी ने बानी को देखकर कहा, खाना भी नहीं ठीक से खा कर गई है पागल लड़की। कौन सा अध्याय का फ़ोन कहीं भागे जा रहा था। बानी की जगह सार्थक ने जवाब देते हुए कहा, उसे याद कर रही है भाभी, जाने दीजिए, खाना तो बाद में कमरे में भिजवा दीजिएगा। शर्वी जी को भी यही ठीक लगा। इधर तनिष्का ने झट से आकर कॉल पिक किया और बोली, हो गए आप फ्री? वह हाँफ रही थी। अध्याय ने उससे पूछते हुए कहा, कहीं से दौड़कर आई हो, इतना हाँफ क्यों रही हो? तनिष्का ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, वह तो मैं नीचे से आई ना, इसलिए। इससे पहले अध्याय कुछ और पूछता, वह झट से बोली, मेरे सवाल का जवाब दो। अध्याय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हो गया फ्री, काफ़ी हेडेक भरा दिन था आज का। आप कब आओगे? तनिष्का ने मासूमियत से पूछा। अध्याय ने उसका जवाब देते हुए कहा, परसों तक निकलूँगा, तुम्हारे पास तो अगले दिन पहुँच ही जाऊँगा। तनिष्का ने मुँह बनाकर बोली, फ्लाइट से आ जाओ ना, गाड़ी से बहुत लंबा हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, मैं इतना वेट नहीं कर सकती ना, आ जाओ, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। अध्याय ने गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ, चिंता मत करो, आ जाऊँगा। तनिष्का उसकी इतनी सी बात सुनकर खुश हो गए। वह दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। पूरे दिन भर में फ़ोन पर कुछ बातें करके दोनों को ही सुकून मिल रहा था। इधर प्रकृति दिल्ली पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट उसने पता करके स्टे भी उसी होटल में लिया जहां अध्याय ठहरा था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, लेकिन क्या, यह तो सिर्फ वही जानती थी। घर पर भी उसने किसी को कुछ बताया नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। अश्विन जी ने उसे पूछा, लेकिन वह बताने को तैयार नहीं थी, और अब तो वह यहाँ पहुँच भी चुकी थी। बस अध्याय से उसका सामना होना बाकी था। अगले दिन अध्याय जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे से निकला, तभी बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की की आवाज़ आई, अरे अध्याय, तुम यहाँ? अध्याय उसको भला कैसे न पहचानता। उसने पलट कर देखा तो वहाँ प्रकृति थी। वह चलकर उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। अध्याय ने मन ही मन खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या कर तनिष्का इस वजह से उदास हुई थी? तभी प्रकृति ने उसे फिर से पुकारा, क्या हुआ अध्याय, जवाब तो दो। अध्याय ने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में पूछा, मेरी मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। यह बोल वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। प्रकृति उसे जाते हुए घूरती रही और फिर पैर पटक कर बोली, इस आदमी को मुझसे फ़र्क पड़ना कैसे बंद हो सकता है? लेकिन अभी के लिए उसे जो करना था वो कर चुकी थी। इधर तनिष्का अपने कॉलेज पहुंची। आज उसे उसके दोस्तों में से कोई दिखा नहीं। वह चलकर कैंपस में आई तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। उसने झाँकने की कोशिश की कि तभी अचानक से सब लोग साइड हो गए, और तनिष्का ने जो सामने देखा वो देख को हैरान कर देने वाला था। उसके सामने स्वयं घुटने के बल बैठा था। उसके पीछे स्वयं के आदमी एक रेड रोज़ बुके हाथ में लेकर खड़े थे। तभी किसी ने कहा, यह तो टोटल 50 रोज़ बुके है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि सामने वाला इंसान आपको बेहद बेइंतहा प्यार करता है। यह सुनकर तो सब हैरान रह गए। जिन्हें अध्याय और तनिष्का के बारे में पता था वह मुंह फाड़े देख रहे थे, और जिन्हें नहीं पता था उनके लिए यह सबसे क्यूट और लविंग मोमेंट था। वहीं तनिष्का तो हैरान सी खड़ी स्वयं को ही देख रही थी। नेहा ने इशिका को कोहनी मारते हुए कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर?
इशिका ने कंधे उचकाकर कहा। मैं भी नहीं समझ पा रही, वो मैरिड है यार। स्वयं ने तनिष्का को देखा और बोला, अब मान भी जाओ, इतना भी क्या गुस्सा करना यार। अच्छा मेरी गलती थी जो तुमसे पूछा नहीं, और तुम भी तो बिना बताए आ गई थी ना, मुझे क्या पता था। मैंने तो तुम्हें कितना ढूंढा, अब मान जाओ। तनिष्का ने अटकती सी आवाज़ में कहा, स्वयं ये क्या तमाशा है। पहले तो तुम उठो यहाँ से, ये सब हटाओ, ये कॉलेज है, इन्हें भेजो यहाँ से अभी के अभी। स्वयं ने उठते हुए मुंह बनाकर कहा, यह तुम्हारी यही हरकतें तो मुझे गुस्सा दिलाती है। कोई तुम्हें इतना प्यार से गिफ्ट कर रहा है गुलाब, और तुम हो कि यह बोल उसने अपने 2 कदम तनिष्का की तरफ बढ़ाए ही थे कि तनिष्का ने डरकर 2 कदम अपने पीछे ले लिए। स्वयं ने कदम रुक गए। उसने अपने आदमियों को देखा और जाने का इशारा किया। फिर उसने पूरे ग्राउंड में इकट्ठा हुई भीड़ को देखा और बोला, क्या देख रहे हो, पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या, अपनी अपनी क्लासेस में जाओ, यह हमारा पर्सनल मैटर है, हम सुलझा लेंगे। धीरे धीरे भीड़ तो कम होने लगी, लेकिन इशिका और नेहा वेद वहीं साथ में उसके खड़े थे। रिवाज भी उनके साथ था। वह खुद हैरान था, उसने तो सपने में नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। उस दिन उसने अध्याय को तनिष्का के साथ देखा था, और तनिष्का अध्याय के साथ जितनी खुश नज़र आ रही थी, यहाँ उसके बिल्कुल अपोजिट था। तनिष्का की आंखों में अलग सा एहसास था। स्वयं ये गर्दन टेढ़ी करके उन चारों को देखा और बोला, तुम चारों के लिए अलग से इनविटेशन कार्ड छपवाऊँ अब। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ो हमें थोड़ी देर के लिए। उसने इतनी ऑर्डरिंग टोन में कहा और उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि एक पल को नेहा इशिका तो कांप सी गई। रिवांश ने उसे देखते हुए कहा, उसे परेशान करना बंद करो, ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। स्वयं ने रिवांश को घूर कर देखा और बोला, तुम्हें बड़ा पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं। जो भी है, तुमसे ज्ञान नहीं मांगा मैंने। अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इसे लेकर कहीं और चला जाऊँगा। फिर ढूंढते रहना अपने दोस्त को। उसकी यह बात सुनकर वह चारों ही घबरा गए। वह नहीं चाहते थे कि कुछ भी गड़बड़ हो। नेहा ने तनिष्का को देखा और बोली, तू तुरंत क्लास में आ जाएगी ना। इसके बाद तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिला दी। स्वयं ने तनिष्का को देखा और बोला, दिक्कत क्या है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। स्वयं, वैसे सॉरी बुलवाना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तनिष्का ने उसे घूरा और बोली, मैंने नहीं कहा था कि सॉरी बोलो, मुझे अकेला छोड़ दो, बस मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन ज़बरदस्तियों से। हर बात में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती है। स्वयं ने उसे बाजू से पकड़ अपनी तरफ खींचा और अपने दांत भींचते हुए बोला, ज़बरदस्ती? कौन सी ज़बरदस्ती की मैंने तुम्हारे साथ, बताओगी? क्या मैंने तुम्हारा रेप किया? क्या तुम्हें मैंने मॉलेस्ट किया? सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? आई सेड आई लाइक यू, आई सेड आई लव यू। तुम्हारी तरफ से कभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मुझे एक बात बताओगी, उस दिन वो आदमी कौन था जिसके सीने से लगे हुए थी तुम? मुझे तो आज तक खुद को कभी छूने तक नहीं दिया तुमने। तनिष्का को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना? मुझे परेशान करना बंद करो। क्यों हर वक्त हर कोई आकर मुझे और मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है? ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से इसे जीऊँगी। ये बोलकर वो क्लास की तरफ भाग गई। कॉरिडोर में आकर उसने खुद को संभाला और शांत किया, फिर चुपचाप क्लास में जाकर बैठ गई। नेहा ने उसे देखा तो झट से बोली, ये तेरा और स्वयं का क्या चक्कर चल रहा है? हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। जब मैं अब्रॉड में रहती थी तब मेरा डबल सीनियर था और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बाकी कुछ नहीं। उसे लगता है कि मैं उससे नाराज़ हूँ, मनाने की कोशिश कर रहा है वो। नेहा ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा, जिसे कहना चाह रही हो कि उसे विश्वास तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके कहने पर वो विश्वास कर रही है। लेकिन अब इन सब में तनिष्का क्या ही कर सकती थी, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। जैसे तैसे कॉलेज ख़त्म होने के बाद वह घर पहुंची। मूड उसका आज काफ़ी ख़राब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में ये सब क्या चल रहा है, क्यों उसे कोई सुकून से नहीं रहने दे रहा। वो आते ही बेड पर निढाल सी लेट गई, इस बात से अनजान कि कॉलेज की ऑफिशियल
ट्विटर पर उसकी और स्वयं की फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। इधर अध्याय के फ़ोन पर मैसेज पॉपअप हुआ। उसने वो ओपन करके देखा तो ये वही फ़ोटो थी जो कॉलेज पोर्टल पर वायरल हो रही थी। उसने उस फ़ोटो को जूम करके देखा तो वो हैरान रह गया। तनिष्का को वहाँ उस तरह देखना उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब उसकी नज़र उस लड़के पर गई तो उसकी भौहें तन गई। ये तो वही लड़का था जिसकी फ़ोटो प्रकृति ने उसे दिखाई थी। उसके चेहरे पर एकदम से शांत भाव उभर आए। उसने अपना फ़ोन बंद करके बेड पर फेंका और गहरी सांस लेकर वो वहीं बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तनिष्का की तरफ से उसे कभी भी कुछ भी गलत या फिर अनयूजुअल महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो उसे दिखाया जा रहा था वो उससे बिल्कुल अलग था। लेकिन कहते हैं ना, कई बार आंखों देखा और कानों सुना भी सच नहीं होता। यह बात वह अच्छे से समझता था, लेकिन इस वक्त उसके सीने में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। अपनी पत्नी को यूँ देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इधर प्रकृति ने अपनी चाल तो चली और तनिष्का को अध्याय का एक फ़ोटो भेजा जिसमें वह अध्याय एक साथ थे। यह फ़ोटो प्रकृति के नंबर से डायरेक्ट गया था। प्रकृति का मैसेज देखकर तनिष्का ने उसे ओपन किया तो यह उसके लिए भी बर्दाश्त के बाहर था। उसकी आंखों में नमी उतर आई। एक तो आज कॉलेज में जो हुआ वह उससे पहले से ही परेशान थी और ऊपर से यह फ़ोटो उसे और ज़्यादा परेशान कर गई थी। उसने फ़ोन बंद करके साइड रख दिया और गहरी गहरी सांस भरने लगा। वह रोना नहीं चाहती थी, वह खुद को मजबूत रखना चाहती थी, लेकिन कमबख्त आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और गहरी सांस लेकर वॉशरूम में चली गई। उन दोनों के प्यार की शायद अब परीक्षा होने वाली थी। दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस इंसान को किसी और के साथ देखना जिसकी वह शायद प्यार करने लगे थे, वो बहुत दर्दनाक था। खैर अगले दिन अध्याय ने सुबह जल्दी से फ़्लाइट पकड़ी और कोइंसिडेंटली प्रकृति भी उसी फ़्लाइट में थी। उसे नहीं पता था कि वह उसे यहाँ भी मिल जाएगी। उसने रवाना होने से पहले राम को मैसेज किया था कि वह उसे एयरपोर्ट से पिक कर ले और राम तो इसी फिराक में था कि कब अध्याय से वो बात करे। हालांकि अध्याय ने पूरे रास्ते प्रकृति से कुछ भी बात नहीं की। प्रकृति मन ही मन इस बात से झल्ला रही थी। खैर जल्दी ही वह इंदौर पहुंच चुका था। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो राम की नज़र उस पर गई जो उसका इंतज़ार में खड़ा था। लेकिन जब राम ने प्रकृति को देखा जो अध्याय के कदम से कदम मिलाकर चल रही थी तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और चलकर अध्याय के पास गया और उसकी कलाई पकड़ उसे खींचते हुए बोला, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अध्याय। बाकी सब ठीक था, लेकिन यह हद से ज़्यादा हो रहा है। अध्याय हैरानी से उसे देखने लगा। उसके कहने का मतलब क्या था? अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, मतलब क्या है तेरा? अच्छे से समझाऊंगा, मेरे साथ चल तो सही। उसने उसे खींचते हुए कहा। अध्याय ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे सामान तो लेने दे, ड्राइवर ले आएगा। मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे पहले से तुझ पर बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। यह बोल उसने अध्याय को गाड़ी में बैठने को कहा और खुद ड्राइवर से उसका सामान लाने के लिए बोल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। प्रकृति गुस्से में राम को घूर रही थी, जबकि राम ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने प्रकृति को जरा सा भी बोलने का मौका ही नहीं दिया था। वह एक शांत सी जगह पर जाकर राम ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन अध्याय के समझ के बाहर था। उसे अब इस बात से चिढ़ मच रही थी कि वह उसे साफ साफ कुछ बता ही नहीं रहा था। वह गाड़ी से उतरकर बाहर गया और उसके पास जाकर बोला, चल क्या रहा है, बकेगा कुछ? राम ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, कमीने, मैं तेरी जान ले लूँगा। तू कर कैसे सकता है ये सब? मैंने किया क्या है वो बताएगा पहले। अध्याय ने खुद को छुड़ाते हुए थोड़ी तेज आवाज़ में कहा। राम ने उसे घूरते हुए कहा, प्रकृति क्या कर रही थी तेरे साथ? अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, यह जो उसकी जान लेने का ड्रामा, फिर तेरा उसके लिए हमदर्दी जताना और यहाँ तक कि हर रोज़ उससे मिलने जाना, मुझे सब पता है। अध्याय एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है।
राम ने एक बार फिर गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी और बोला, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो यकीन मान मेरा, तनिष्का से मैं तेरा डिवोर्स पक्का करवा दूंगा। मैं तुझे उसके साथ एक पल रहने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर अध्याय और ज़्यादा हैरान था, लेकिन राम ने यह बोलकर उसे हल्के से दूर झटका और गाड़ी में जाकर बैठा और बिना अध्याय का वेट किए गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अध्याय हैरानी से गाड़ी को जाते देखता रहा। उसने खुद से कहा, अजीब आदमी है, मैं आज तक इसका रिश्ता बचाते आया हूँ और यह मेरा रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। उसने गहरी सांस ली। उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसे हमेशा समझने वाला उसका दोस्त आज उसे समझ नहीं रहा है। उसने फ़ोन निकालकर अपने ड्राइवर को कॉल किया। थोड़ी देर में उसके सामने उसकी गाड़ी थी। वह जैसे गाड़ी में बैठा, ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वह जल्दी से घर पहुंचा। तनिष्का को जब पता लगा कि वह आ गया है तो उसके होठों पर मुस्कान आई और उसके कदम जल्दी से बाहर की तरफ बढ़े, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया और होठों की मुस्कान भी उसकी सिमट कर रह गई। वह प्रकृति के साथ था, यह बात याद आते ही एक बार फिर उसका दिल दुख गया। अध्याय अंदर आया, लेकिन तनिष्का कहीं नहीं दिखी उसे। बाकी सब तो वहीं थे, तो वो कहाँ थी? थोड़ी देर वो वहाँ बैठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वह कमरे में गया तो तनिष्का अपने स्टडी में लगी थी। उसने एक गहरी सी नज़र उस पर डाली और उसे पुकारते हुए बोला, नानी। तनिष्का ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उसे कितना याद किया था यह सिर्फ वही जानती थी, लेकिन उन फोटोज़ को याद आते ही उसे बुरा भी लगता था। उसने धीरे से मुड़कर उसे देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोली, आ गए आप? अध्याय ने गर्दन हिला दी। हालांकि दोनों का ही मन एक दूसरे से कस के लिपट जाने को कर रहा था। तनिष्का ने उठकर उसके कपड़े निकालते हुए कहा, थक गए होंगे ना, फ्रेश हो जाइए। अध्याय भी चुपचाप फ्रेश होने चला गया। रात हो चुकी थी। सबने एक साथ खाना खाया। वानी उन दोनों को नोटिस कर रही थी। दोनों के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं दिख रही थी जो वो लोग देखना चाहते थे। ये तो अध्याय के फ़ोन आने पर तनिष्का कितनी खुश हो जाया करती थी, लेकिन अब जब वो सामने था तब उसे क्या हो गया था? उसने सार्थक को इशारा किया। सार्थक ने पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त किया कि वह बात करेगा। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन अध्याय कमरे में न जाकर टेरेस की तरफ बढ़ गया। वह छत पर आया और उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। यह तो वह कभी कभार ही नशा करने का आदी था, लेकिन आज उसका दिल काफ़ी बेचैन था। तभी सार्थक की आवाज़ आई, किस बात के गम में फेफड़े जलाए जा रहे हैं, हमें भी तो बताओ ज़रा। अध्याय ने उसकी आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। सार्थक उसके पास आते ही बोला, क्या हुआ है? आखिर कब से नोटिस कर रहा हूँ, बड़े शांत शांत से लग रहे हो और ऊपर से तनिष्ठा भी। चल क्या रहा है दोनों में? अध्याय ने गहरी सांस भरी, बोला, कुछ नहीं, बस थकान है जो उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। सार्थक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह बात तुम अपनी बुआ तनिष्का या फिर अपने माँ पापा से करते हुए ज़्यादा अच्छे लगोगे ना। अब वह बताओ जो दिल में चल रहा है। झूठ बोलकर तो वैसे भी हो गया तुम्हारा। अध्याय ने कुछ पल उसे देखा। सार्थक उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान था जो उसके लिए बिल्कुल बड़े भाई की तरह था। एक मैच्योर पर्सनालिटी जो कभी भी उसके गलत होने पर उसे सही राह दिखा देता था। उसने गहरी सांस भरकर सार्थक को सब कुछ बताया जो उसके दिल में था, जो शक उसे लग रहा था, जहाँ वह खुद को गलत समझ रहा था, जहाँ वह खुद को तनिष्का का गुनहगार समझ रहा था। सब कुछ आज उसने सार्थक के आगे रख दिया। सार्थक ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनकर कहा, और तुम्हें लग रहा है कि तनिष्का तुम्हें धोखा दे रही है? क्या सच में ऐसा ही लग रहा है तुम्हें? अध्याय बस उसे देखता रहा। उसने ना ही कहा और ना ही हाँ कहा तो सार्थक बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? यहाँ प्रकृति आई थी, लेकिन जानते हो इस बार उसका सामना किसने किया? तुम्हारी पत्नी ने, पूरे हक के साथ। उसने यह तक कहा कि तुम उसके पति हो, अगर वह तुम्हारी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेगी तो वो हमेशा दूसरी औरत ही कहलाएगी। क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि
वह तुम्हें धोखा दे रही है। उसकी कही गई बातें सुनकर अध्याय हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। तो फिर वह फोटो और वो लड़का जो उसके सामने उसे रोजेस दे रहा था, आखिर वह सब क्या था? अध्याय उलझ कर रह गया था। सार्थक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मन से कुछ भी बातें बनाने से अच्छा है एक बार जाकर साफ साफ बात को क्लियर कर लो। जो भी मन में है अपने पार्टनर के आगे जब तक खोलोगे नहीं, तब तक बातें सुलझने की बजाय और उलझती जाएगी। तुम एक बार जाकर उससे पूछो तो सही, तुम एक बार जाकर उससे कहो तो सही कि तुम्हें जानना है उसके बारे में सब कुछ। फिर वह ना बताए तो वो गलत, लेकिन जब तुम उसे पूछ ही नहीं रहे हो और सिर्फ देखी सुनी बातों पर यकीन कर रहे हो तो तुम गलत हो। अध्याय उसे ही देखने लगा। वो अब उसकी कही बातों को सोचने लगा। कहीं ना कहीं अब अध्याय को अपनी गलती रियलाइज हो रही थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि इस बार वह गलत है। उसने तनिष्का से शादी किसी भी हालत में की हो, वहाँ पर वह सही हो या गलत हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार जब उसने बिना उससे पूछे ही अपने मन में इतनी सारी बातें बना ली, तब वह गलत था। अध्याय ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे हक करते हुए कहा, आप सच में मेरे बड़े भाई हैं जो हमेशा मुझे कुछ भी गलत करने से रोक लेते हैं। सार्थक ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और बोला, अब जाकर बात करो उससे। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम निराश नहीं होगे। अध्याय मुस्कुराया और उससे अलग होकर बोला, मैं अभी जाता हूँ। यह बोल वो तुरंत वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो हिम्मत करते हुए सारी बातें वो आज क्लियर कर ही देगा। जो भी सच होगा वो उसके सामने होगा। इधर वानी अध्याय और तनिष्का के बीच के तनाव को अच्छे से महसूस कर पा रही थी और ऐसे में ना तो वह सो पा रही थी और ना ही उसे चैन पड़ रहा था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और सिया को फ़ोन लगा दिया। सिया ने फ़ोन उठाते हुए कहा, जी बुआ, क्या हुआ कहिए। वानी ने उसे झट से कहा, पिकनिक प्लान करते हैं, कल सुबह को हम सब यहीं पास में शहर के बाहर जो आर्टिफिशियल लेक है वहाँ चलते हैं। सिया ने पूछा, अचानक से वहाँ का प्लान? वानी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मिलकर बताती हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे राम कहाँ है? सिया ने उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहा, पता नहीं, अभी तक घर तो लौटा नहीं। मैं भी इंतज़ार ही कर रही हूँ, 11 बजने को आए हैं, पता नहीं कहाँ है। तभी डोरबेल बजी। सिया ने झट से कहा, लगता है आ गए हैं। वानी ने उसकी बात सुनी तो बोली, अच्छा ठीक है, उसे बता देना और मैं फ़ोन रखती हूँ। अब मुझे आहिरा और मिहिर को भी इन्फॉर्म करना है। सिया ने ओके कहा और वानी ने फ़ोन रख दिया। सिया ने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने राम खड़ा था। उसके चेहरे पर उसके अजीब से भाव थे। सिया ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, आज काफ़ी देर कर दी आने में, कहाँ रह गए थे? तुम तो अध्याय को लेने गए थे ना? राम ने अंदर आते हुए झल्लाकर बोला, तुम्हारे दोस्त का ना वो दिमाग ख़राब हो गया है। वह उसे अजीब तरह से देखने लगी और बोली, इसका क्या मतलब है? राम ने उसे देखा और बोला, वह अध्याय का बच्चा प्रकृति के साथ दिल्ली गया था। एयरपोर्ट पर मैंने दोनों को साथ में आते देखा। इनफैक्ट यू नो व्हाट, पिछले दिनों वह उसे बराबर मिल रहा है। क्यों आखिर? उसकी बात सुनकर श्रिया हैरान थी, लेकिन अगले ही पल वह कुछ सोचकर बोली, लेकिन राम, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गलत ना हो। पूछना भी तो चाहिए हमें कि आखिर बात क्या है। राम ने उसे घूरा और बोला, तुम्हें भी उसी की साइड लेनी है तो फिर बात करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं तनिष्का और उसका डिवोर्स पक्का करवा दूँगा। मैं तनिष्का को ऐसे घुटन भरे रिश्ते में बिल्कुल रहने नहीं दूँगा। यह बोल वह तुरंत अपने कमरे की तरफ चला गया। सिया हैरानी से खड़ी उसे देखती रह गई। आखिर उसे हुआ क्या था? वह इस तरह की बातें क्यों कर रहा था?
ये सिया के समझ में नहीं आ रहा था। इधर बानी ने आहिरा और मिहिर को भी बता दिया था। आहिरा तो बड़ी खुश थी और सुबह के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी थी। मिहिर जो स्टडी रूम में था वह जब आया तो उसे खुश देखकर बोला, अब तुम्हें क्या मिल गया है जो इतनी खुश हो, वो भी इतनी रात को, और सोई क्यों नहीं तुम अभी तक, फिर सुबह उठोगे नहीं? आहिरा ने मुंह बनाकर कहा, तुम चुप करो, बुआ का फ़ोन आया था, सब पिकनिक पर जा रहे हैं, वो जो शहर के बाहर मेन रोड पर लेक है ना, वहाँ पर। मिहिर ने कहा, अच्छी बात है तो चली जाना। उसका इतना ठंडा रिस्पॉन्स देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसके पास गई और उसकी गोद में बैठते हुए बोली, इसका क्या मतलब कि चली जाना? हम दोनों जा रहे हैं। खबरदार, जो आपने मना करने की कोशिश भी की तो। मिहिर तो उसकी बातों के अलावा उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था और उस पर उसकी धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह खुद अपनी धड़कनों का शोर सुन पा रहा था। यह लड़की क्या कर रही थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आता था। उसने आहिरा को देखते हुए कहा, पहले तो खड़ी हो जा और अब मुझे परेशान करना बंद करो। आहिरा ने उसे घूर कर देखा और उसके गले में बाहें डालकर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं उठने वाली। पहले हाँ करो कि हम दोनों जा रहे हैं। मिहिर ने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है मेरी माँ, हम चल रहे हैं, ठीक है, अब उठो। उसका इतना ही कहना था कि आहिरा एक्साइटेड होकर जल्दी से उसके गले लग गई। मिहिर इसके लिए तैयार नहीं था। उसके हाथ तुरंत आहिरा की कमर पर लिपटे और वह पीछे बेड पर गिर गया, लेकिन आहिरा उससे बिल्कुल अलग नहीं हुई। यह उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल फीलिंग थी, लेकिन मिहिर के लिए बिल्कुल नई नई, जिसे समझने की वह कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी और इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।